और युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति का विकास अगर हो, देश का विकास, और देश को हम आगे ले, गांव, वंचित, पीड़ित, दलित, इनका करने का काम। और इसके साथ साथ मैं चर्चा करना चाहता हूं कि हमने सियासत को भी ताकत दी। मोदी जी ने सांस्कृतिक में ध्यान में रखा। हम एक से कर रहे थे, रामलला हम आए, मंदिर वहीं बनाए, हम स्थापित किया था कि हम राम रास्ता प्रशस्त करेंगे। और हमारे विरोधी थे, राम आएंगे, तिथि कब? मोदी जी की इच्छाशक्ति, हमारे 140 करोड़ देशवासी 22 का प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। ये भी हमने यहां बैठे लोग, और इनसे पहले 4-4 पीढ़ियां खप गई। हम एक नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चले। धारा 370 को समाप्त करो। ये नारा लगता था भारत के जनसंघ में, ये नारा लगता था 51 में, 52 में। 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई। आखिर वो समय आया 2019 को, 6 अगस्त को, मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, इसको हम लोगों ने स्थापित किया। यह भी हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से 40 साल से हमारा फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज उठा रहा था। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रहा था। सरकारें आई गई, कई कमलनाथ सरकारों में आए और गए, 1 रैंक 1 पेंशन की बात तक नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और दूसरे साल में ही 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया और भारत के फौजियों को यह ताकत दी गई। यह भी हम लोगों ने देखा है। मित्रों, आज हम जब बंटी साहू के लिए वोट मांगने आए हैं, तो यह बंटी साहू का वोट और बंटी साहू को एमपी बनाना, यह अकेला बंटी साहू को सांसद बनाना नहीं है, यह देश को मजबूती प्रदान करने का रास्ता प्रशस्त करना है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और जब मैं आपसे यह कहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 के पहले भारत एक पिछलग्गू देश के रूप में जाना जाता था। 2014 के पहले भारत एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाना जाता था। 2014 के पहले भारत कभी अमेरिका का मुंह देखता था, कभी रशिया का मुंह देखता था। 2014 के पहले भारत अमेरिका के पास जाता था तो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराता था। आज का भारत, 2014 के बाद का मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब किसी के आगे न गिड़गिड़ाता है, न पिछलग्गू है, अब अग्रगणी है और अपनी ताकत पर खड़ा होकर के देश को आगे ले जा रहे हैं मोदी जी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हम 2019 में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 11वें नंबर। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर। और हमने ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ कर अब हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। और बंटी साहू को आप भेजेंगे 19 तारीख को, 4 जून को प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत 2027-28 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए हम काम करेंगे। अभी मैं बंटी भैया को कहूंगा कि बैठो, आगे खड़े होने का बहुत समय है। पूरे 5 साल आपने खड़े होकर के सेवा ही करनी है। मित्रों, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक का हमारा निर्यात, एक्सपोर्ट 6 गुना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। अगर मैं बात करूं दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल्स की, तो आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नहीं सिर्फ दवाई भारत के लिए बनाता है, बल्कि दुनिया के लिए भारत डिस्पेंसरी बन गया है। और 138% एक्सपोर्ट अब भारत की दवाई हो रही है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवाई भारत बनाने लगा। आज पेट्रोकेमिकल्स में भारत की एक्सपोर्ट 108% बढ़ गया। आज आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा, मैं बार बार सुनाता हूं, 10 साल पहले आपके गणेश जी भी चाइना से आते थे। चाइना से दीपावली में जो गणेश जी आप खरीदते थे ना, वो चाइना में बन के आता था। आपके गणेश जी भी चाइना से आते थे, आपके खिलौने भी चाइना से आते थे। आज भारत का एक्सपोर्ट खिलौनों में
2.5 गुना बढ़ गया है। अब दुनिया को हम खिलौने दे रहे हैं। आपने जापान की गाड़ियों की बात सुनी होगी, जापानीज टोयोटा, डैटसन। आज आपको खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और अब तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है। हमारे आगे अब सिर्फ अमेरिका और चाइना रह गए। इसलिए विकास की एक नई कहानी, हर दृष्टि से विकास। स्टील में हम चौथे नंबर पर थे, आज हम दूसरे नंबर पर पहुंच गए और उसी तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब मध्य प्रदेश में आया हूं तो मैं रेल की चर्चा न करूं तो शायद मैं अन्याय करूंगा। आज आपको खुशी होगी कि 100% आपके मध्य प्रदेश में ट्रेनें और रेल का जो लोकोमोटिव था, अब वो सारे का सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। और इसके साथ साथ आपको जानकर खुशी होगी कि रेल का बजट 24 गुना बढ़ा दिया गया है। 24 गुना बढ़ा दिया गया। वंदे भारत ट्रेन भोपाल, इंदौर इस तरीके से चल रही है। नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। ग्वालियर का एयरपोर्ट, जबलपुर का एयरपोर्ट, कहीं 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, कहीं 600 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उसी तरीके से देवास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की बात चल रही है, ग्रीनफील्ड की। और इसी तरीके से 7 नए शहर मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी में जोड़े जा रहे हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। यहां एजुकेशन की दृष्टि से भी काफी काम हुआ है। और उसी तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल्स और इंजीनियरिंग, इसको भी ग्वालियर में स्थापित किया जा रहा है। 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना को भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना, इसको तो मध्य प्रदेश भूल नहीं सकता। ये नारियों को ताकत देने का काम हुआ है। मैं यहां आपसे इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा कि जो विधेयक 30 साल से पारित नहीं हुआ, 30 साल से हमारी बहनों के साथ अन्याय हो रहा था, वह मोदी जी ने पिछले लोकसभा में 3 दिन में पारित करके नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कर दिया। और जब 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा, अगला चुनाव होगा, तो 33% महिलाएं भी लोकसभा में सांसद के रूप में जाएंगी। और जब 2028 में नवंबर में आपका चुनाव होगा तो विधानसभा में भी 33% महिलाएं जाएंगी। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक का काम है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो विकास की दृष्टि से नए नए आयाम स्थापित हुए, नए नए काम को आगे बढ़ाया गया। यहाँ के इलाके के विकास के लिए भी, चाहे हाईवेज हो, रोडवेज हो, रेलवेज हो, हर दृष्टि से विकास के काम को, कहीं भी छिंदवाड़ा को कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। उसको भी मुख्य धारा में शामिल करने में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। फिर चाहे गांव के विकास के लिए अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाने की बात थी, हमारी सरकार ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उज्ज्वला योजना में लगभग 10 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया। उजाला योजना में घर घर उनको गांव को जोड़ने का प्रयास हुआ। सौभाग्य योजना में घर घर बिजली पहुंचाने का काम हुआ। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम हुआ। और इसके कारण भारत की गरीबी और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग, 25 करोड़ लोग अब गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। इस तरीके का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। आयुष्मान भारत, मैं बार बार उसकी चर्चा करता हूं, और उसके साथ साथ आपने भी अपनी स्कीम को उसमें जोड़ने का काम किया। गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं करा पाते थे गंभीर बीमारियों के लिए, ऐसे 55 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सालाना उनके हेल्थ कवर के लिए व्यवस्था की। 5 लाख रुपए। आज कोई गरीब का इलाज से वो वंचित नहीं है। हर तरीके से उसकी गरीबी के इलाज की व्यवस्था की गई है। इसलिए गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की, दलित की, किसान की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपको 6,000 रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और आपने भी उसमें जोड़ा। और 6,000 मोहन जी का भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? 12,000 रुपए आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? और इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। बिना बिचौलिए के सीधे आपके खाते में जा रहा है। आज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ये पैसा खर्च हुआ है। इसको भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए मित्रों, विकास की अगर मैं बातें आपसे कहने लगूं, मैं सुरक्षा की बात करूं, आपके गांव से निकला हुआ फौजी आज जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। आपके गांव से निकला हुआ फौजी
आज वो पुंछ में खड़ा है, आपके यहां से निकला हुआ फौजी उरी में खड़ा है, आपके यहां से निकला हुआ फौजी अरुणाचल प्रदेश में खड़ा है, वो हमारी सरहदों की रक्षा कर रहा है। लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, 10 साल पहले जब पुंछ में पाकिस्तान गोली चलाता था तो पुंछ के ऑफिसर वहां से नगरोटा को सूचना देते थे, नगरोटा सब सेंटर को, और नगरोटा वहां से चंडी मंदिर को सूचना देता था जो कोर हेडक्वार्टर है, और चंडी मंदिर दिल्ली को सूचना देता था, और दिल्ली से सूचना आती थी अभी रुको, जब तक कहा ना जाए हमें अभी कोई गोली नहीं चलानी है। जिस दिन आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, अब ऑर्डर यह है कि जहां से गोली चले वही इलाके में गोली उसी तरीके से चला दो और दुश्मन का खात्मा कर दो। इस तरीके से काम चल रहा है। आज सुरक्षा के लिए कभी आपने सोचा था? उरी की घटना घटी और प्रधानमंत्री ने 10 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुसकर हमारे फौजियों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनकी कमर तोड़ डाली, ये हम लोगों ने देखा। पुलवामा की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दी थी। क्या कहा था? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक हुआ था और सारे उनके यहां चलने वाले कैंप वो ध्वस्त कर दिए गए थे, इसलिए घर में घुस करके मारने का काम हुआ। मैं आपको 5 साल और 10 साल में किस किस की कहानी सुनाऊं? ये कोरोना की कहानी अमेरिका तय नहीं कर पाया, यूरोप तय नहीं कर पाया, जापान तय नहीं कर पाया कि लॉकडाउन लगाए कि ना लगाए। इकोनॉमी जरूरी है कि ह्यूमैनिटी जरूरी है, अर्थशास्त्र जरूरी है कि मानवता जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लगाया, 140 करोड़ की देशवासियों को बचाया और कहा जान है तो जहान है। और जब हम तैयार हो गए कोरोना से लड़ने के लिए तो फिर कहा जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन हटा करके हम आगे बढ़े। मित्रों, देश कैसे चलता है कभी आपने देखना कि ये किस तरीके से कोरोना की दवाई बनी। 9 महीने के अंदर इस देश में दवा को आने में 25 साल लगे, 28 साल लगे। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बता रहा हूं। ट्यूबरकुलोसिस की दवाई को आने में 28 साल लग गए, डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए, टेटनस की दवाई को भारत में आने में 30 साल लग गए, जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। और मोदी जी ने पहला कोरोना का केस 20 जनवरी 2020 को आया था और 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके दे दी। ये भी भारत ने देखा। और 220 करोड़ डबल डोज वैक्सीन आपको लगी, साथ में बूस्टर लगा, साथ में 100 देशों को दवाई भी वैक्सीन मैत्री के तहत पहुंचाया गया और साथ में 48 देशों को मोदी जी ने मुफ्त में दवा दी, मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई। ये तरीका रहा। लेकिन मैं यह याद दिलाना चाहूंगा आपको इंडिया अलायंस के बारे में। यही नेता थे जो बोलते थे भारत का टीका ठीक नहीं है, इसका ट्रायल ठीक नहीं हुआ है, ये तो मोदी टीका है, इससे जान नहीं बचेगी। कहते थे कि नहीं कहते थे? आपको गुमराह किया था कि नहीं किया था इन लोगों ने? आज जो आपसे वोट मांगने आए हैं, इन सब ने हमारे इंडिया की वैक्सीन के बारे में शंकाएं खड़ी की थी कि नहीं की थी? और कहते थे ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, और बाद में चुपके चुपके जाके खुद लगा लिया मोदी टीका। और मेरे को मिले संसद में, मैंने कहा ट्वीट नहीं किया तूने? वैसे तो तू हर बात की ट्वीट करता है, अब जब टीका लगा तो ट्वीट नहीं किया। मैंने कहा कैसा लगा तेरे को मोदी टीका? ठीक लगा? अब 2019 तारीख को फिर से मोदी टीका लगेगा, यह भी आपने ध्यान रखना। और 400 पार हम करेंगे, इस तरीके का हम काम करेंगे। मित्रों, एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूं। ये इंडिया अलायंस मैंने आपके सामने लंबी गाथा विकास की आपके सामने रखी है। बोलिए, मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? महिलाओं का नारी सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? युवाओं को ताकत मिली है कि नहीं मिली है? आप बताइए कि विकास में रेल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? एयरवेज में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? ग्रामीण सड़क बनी है कि नहीं बनी है? हर तरीके से विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अब दूसरी ओर इंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये चुनाव लड़ रहे हैं, हताशा में हैं, बौखला गए हैं, हार निश्चित सामने दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ये घमंडिया अलायंस, ये इंडिया अलायंस किस बात का अलायंस है?
ये दो बातों का अलायंस है, दो बातों का। एक अलायंस है कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। और मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा और बाद में चूरू में भी उसको दोहराया है कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ फिर से मुहिम चलाएंगे और उनको जेल भेजेंगे। इस तरीके का बात है। दूसरा ये सारे घमंडिया अलायंस वाले ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार बचाने में लगे हैं, इनको परिवार से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। बोलिए ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आप बताइए, कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने अब्रक का घोटाला किया था कि नहीं किया था? देखो, आप बताइए, इन्होंने 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G घोटाला किया था कि नहीं किया था? कांग्रेस ने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आकाश छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा। तीनों लोक में इन्होंने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया। आप बताइए, मुलायम सिंह ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? लैपटॉप का घोटाला किया है कि नहीं किया है? फूड ग्रेन का घोटाला किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, लालू यादव ने चारा घोटाला किया है कि नहीं किया है? वो मवेशियों का चारा खा गया, चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला किया कि नहीं किया? अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के स्टालिन के सरकार ने बालू का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, उनके पास 1,34,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? आमदनी से ज्यादा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने टीचर के भर्ती के घोटाले में घोटाला किया कि नहीं किया? भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? और उन्होंने गाय के तस्करी में घोटाला किया कि नहीं किया? और उन्होंने रोज वैली घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, जेएमएम ने जमीन का घोटाला किया कि नहीं किया? मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर घोटाला किया कि नहीं किया? और आप बताइए, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज है कि नहीं है? अब आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, लालू प्रसाद यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अभिषेक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बताइए, हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, केसीआर की बेटी कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये एसपी लीडर आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, ये हमारे टीएमसी के साथ साथ ये डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। ये सारे नेता। बोलिए, ऐसे गठबंधन को आगे बढ़ने देना है क्या? आगे बढ़ने देना क्या? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, बादल की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला की परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, अखिलेश और डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू राबड़ी तेजस्वी तेजप्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी ममता अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, केसीआर केटीआर कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, करुणानिधि उदयनिधि और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, शरद पवार और सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप बताइए, कमलनाथ और बेटा परिवार की पार्टी है कि नहीं? बताइए, परिवार की पार्टी है कि नहीं? ये सब परिवार, बाकी सब की छुट्टी, फुल स्टॉप। बाकी सब ताली बजाओ, छुट्टी।
आप बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी परिवार की पार्टी रह गई कि नहीं रह गई? मित्रों, एक तरफ गरीब घर से आने वाला बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है, यह प्रजातंत्र कमल के निशान में और भारतीय जनता पार्टी में। एक तरफ साधारण परिवार से निकला हुआ, जिसके पिता कभी पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानते थे, वो मोहन यादव मुख्यमंत्री बनता है, यह स्थिति आकर के खड़ी है। आज हमारे कैलाश विजयवर्गीय एक साधारण परिवार से आकर के वो मंत्री बनते हैं। यहां जितने भी आपको प्रथम पंक्ति में बैठे मिल रहे हैं, इनके कोई भी दादा परदादा, कोई भी परिवार पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं था। ये सब आपकी ताकत, आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपके प्यार के कारण यहां पहुंचे हैं। बोलो, ऐसी परिवार की पार्टियों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? और छिंदवाड़ा में भी बैठाना है कि नहीं बैठाना है? छिंदवाड़ा में बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? बंटी साहू को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? मित्रों, आपसे मैं यही निवेदन करने आया हूं, बदल गया है जमाना, बदल डालो छिंदवाड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए ससम्मान आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय श्री शेषराव यादव जी आए और आभार व्यक्त करें। आभार